हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की पुस्तक समकालीन भारत भाग 1 का अध्याय भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। भारत का आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि यहाँ विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत 17.7% है। यानी विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत अगर भारत में देखें तो 17.7% रहती है। भारत की स्थल सीमा रेखा, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, भारत की स्थल सीमा की रेखा 15,200 किलोमीटर है, जबकि भारत की समुद्र तटीय रेखा जो समुद्र से लगी हुई है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे चीन है, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद भारत 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बड़ा देश है। भारत की स्थिति। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था, और हम जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती हैं, जिसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है। अर्थात हम इसे उत्तर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था अभी कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका जो विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर का है, जबकि इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक का है। ये 2,933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार में जो अंतर है वो 30 डिग्री का है, लगभग 30 डिग्री का है। पृथ्वी हमारी अपनी दूरी पे घूमने में 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी कि वो 24 घंटे में 360 डिग्री
अपने स्थान पर घूमती हैं। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती हैं, तो 1 घंटे में ये कितनी डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूमती है। अब 15 डिग्री घूमने में, यानी कि घंटे को हम मिनट में बदल देते हैं, 15 डिग्री घूमने में से 60 मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री घूमने में उसे कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट। यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है वो 30 मिनट का है, 30 डिग्री का है। यानी उसे इन दोनों के बीच का जो समय है वो 120 मिनट का है। यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में जो अंतर है वो 2 घंटे का है। अब क्योंकि सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, ये भारत है क्योंकि पूर्वी हिस्सा है, सूरज पूर्व से उगता है, इसलिए सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। और यहाँ पश्चिम में आते आते इसमें 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यानी कि अरुणाचल के स्थानीय समय में गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। अब इसे समस्या क्या होती है कि अगर अरुणाचल में, मान लो कि मैं अरुणाचल में काम करता हूँ और मैं वहाँ किसी को ये कहूँ कि हाँ मैं आपको जो गुजरात में है उसे रात को 9 बजे फ़ोन करूँगा, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं 9 बजे फ़ोन करूँगा तो गुजरात में उस समय रात के 11 बज रहे होंगे। यानी कि हो सकता है कि वो सो भी गए हों। इस समय का 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि अरुणाचल का स्थानीय समय जो है गुजरात के समय से 2 घंटे आगे है। तो ये समस्या को सोल्व करने के लिए एक मानक समय अपनाया गया, ताकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो या तमिलनाडु हो, सब जगह भारत में समान समय रहे, स्थानीय समय की तरह अंतर ना हो, तथा पूरे देश में एक समान समय लागू किया गया। इसके लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर यानी स्टैंडर्ड टाइम माना गया, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। यानी कि जो याम्योत्तर पे जो समय होगा उसे ही पूरे भारत में लागू किया जाएगा, माना जाएगा। इस तरीके से हमने जो 2 घंटे का अंतर आ रहा था उसे हमने दूर किया, इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय मानकर। भारत के पड़ोसी देश वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के अगर हम दिशा के अनुसार देखें तो हम दिशा इस तरीके से बनाते हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, ये पूर्व। अब पश्चिमी पड़ोसी देशों को अगर हम देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, बड़े आसानी से इसे पता कर सकते हैं। पाकिस्तान,
यहाँ पर हमारे अफ़गानिस्तान की सीमा टच करती है भारत की सीमा से, तो अफ़गानिस्तान। उत्तरी पड़ोसी देशों में हमें चीन, नेपाल, भूटान है। इसके पूर्व में यानी इस तरफ बांग्लादेश स्थित है। इसके दक्षिण में जो हमारा समुद्र तटीय पड़ोसी देश है श्रीलंका, लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव स्थित है। श्रीलंका एक जल संधि से या जल मरुमध्य से जुड़ा हुआ है, जिसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। एक छोटा समुद्री रास्ता, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये छोटा समुद्री रास्ता, इसे ही पाक जल संधि कहा जाता है। जल संधि या जल मरुमध्य दो बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक संकरी जल राशि है। इसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। खाड़ी समुद्री जल का एक ऐसा भाग है जो तीन तरफ से भूमि से घिरा होता है। जैसे कि हम बंगाल की खाड़ी देख सकते हैं, एक तरफ से आप देख सकते हैं इधर से घिरा हुआ है, फिर ये बंगाल से घिरा है, इधर म्यांमार से घिरा है। इस तरीके से तीन तरफ से ये भूमि से घिरा हुआ है, इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इसी तरह कच्छ की खाड़ी है गुजरात के पास, ये भी तीन तरफ से घिरा हुआ है। भारत और विश्व। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का ये दक्षिणी विस्तार है। इसके ये पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य स्थित है। ये इस प्रकार ये पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों के बीच स्थित है। अभी देख सकते हैं हिंद महासागर की स्थिति इसे यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों के मध्य स्थिति प्रदान करती है। इसके कारण ये अपना व्यापार यूरोपीय देशों के साथ भी कर सकता है और आसानी से पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी कर सकता है। भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध का न केवल यूरोप और पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिमी एशियाई और अफ्रीका के साथ भी इसके पुराने संबंध रहे हैं। पहले भूमार्गों से, जो उसके पड़ोसी देश है, भूमार्गों से ये व्यापार करता था। आगे फिर ये जल मार्गों से करने लगा और आधुनिक समय में ये वायु मार्गों से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है और व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत किए हैं। भारत का व्यापार स्थल मार्गों से चीन, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक जैसे कई देशों से होता रहा है, वर्षों से होता रहा है। वहीं जल मार्गों से ये यूरोप, अफ्रीका, पूर्वी एशिया, जापान में, साथ ही ऑस्ट्रेलिया तक इसका जल मार्गों से विस्तार रहा है।
पहले ये बहुत लंबी लंबी यात्रा, यूरोप के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन सन 1869 में जब सुएज नहर शुरू हो गई, खुल गई, वहाँ से जल मार्ग से आने में इसकी जो दूरी है 7,000 किलोमीटर कम हो गई। भारत का आज भी अधिकतर व्यापार जल मार्गों से ही होता है। इन विभिन्न मार्गों से भारत के उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्री कहानियाँ, जो विश्व में बाइबल के बाद छपने वाली सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों में पहुंची। मलमल, सूती कपड़े, मसाले, व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों से ले जाए जाते हैं। दूसरी तरफ यूनानी स्थापत्य कला तथा एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों आदि का प्रभाव हमारे देश के कुतुब मीनार, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा आदि के रूप में देखा जा सकता है। इस तरह से हमारा आज का अध्याय भारत आकार और स्थिति समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम किसी दूसरे विषय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।